नमस्कार दोस्तों। हम लोग वेस्टर्न रेलवे के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, तो अब इसी कड़ी में इसका पार्ट 2 देख रहे हैं। इसके आगे के क्वेश्चन 16 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था। ये 2A का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है एक्सपेंडिचर का। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि द कॉस्ट ऑफ सर्वे फॉर न्यू लाइन इज क्लासिफाइड अंडर। देखिए, जब भी कोई काम होता है, कोई भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जब भी होता है, तो जो सबसे पहला काम होता है वो होता है सर्वे करना। तो सर्वे करने के बाद एस्टीमेट बनेगा, एस्टीमेट के बाद टेंडर की प्रक्रिया होती है। यह जो है एक प्रक्रिया एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन में सभी को अगर जानना हो, तो जो कहानी की शुरुआत होती है वो होती है सर्वे से, और वह इंजीनियरिंग कोड में है। रेलवे के इंजीनियरिंग कोड में इस सब के बारे में जानकारी है। अभी क्वेश्चन है कि सर्वे का जो काम होगा तो उस पर जो खर्चा होगा वो पैसे को कहाँ बुक किया जाएगा। तो सर्वे पे जब सर्वे किया जाएगा तो उसके जो खर्चे होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंसेज होगा। रेवेन्यू एक्सपेंसेज क्यों होगा? सर्वे के जो खर्चा है वो डिमांड नंबर 2 को बुक किया जाता है। डिमांड नंबर 2 के जो मेजर हेड है वो 3001 है। 3001 डिमांड नंबर 1 और डिमांड नंबर 2 इस दोनों के मेजर हेड है। और जब प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है और जब भी कोई काम के लिए सर्वे किया गया, सर्वे करने के बाद क्या होता है कि हाँ प्रोजेक्ट फाइनल हो गया कि ये प्रोजेक्ट होने वाला है, तो फिर उसको पिंक बुक में रखा जाता है। पिंक बुक और लॉ बुक दो चीज़ है। पहले लॉ बुक में 2.5 करोड़ तक के काम को रखा जाता था और उसका जो अप्रूवल है वो जीएम से होता था। अभी नए में लॉ बुक में 50 करोड़ कर दिया गया है। लॉ बुक में 50 करोड़ तक रखा जाएगा और 50 करोड़ के एबव के जो भी काम होगा वो पिंक बुक में रखा जाएगा। तो जब वो पिंक बुक में इंक्लूड हो जाता है तब उस अमाउंट को द अमाउंट इज ट्रांसफर फ्रॉम डिमांड नंबर 2 द डिमांड नंबर 16। अब डिमांड नंबर 16 में आप लोगों को पता है कि 27 प्लान हेड है। तो अलग अलग प्लान हेड, जिस भी प्लान हेड के लिए काम किया गया होगा, सर्वे किया गया होगा, तो उस प्लान हेड को उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझने में आसान हो गया होगा। इसमें 2-3 बातें आ गया कि सर्वे का कॉस्ट जो है, सर्वे का कॉस्ट तो एक तो रेवेन्यू खर्चा है और दूसरा सर्वे का कॉस्ट डिमांड नंबर 2 में बुक होता है। और सर्वे को कॉस्ट को जब वह काम फाइनल हो जाता है तो उसको डिमांड नंबर 16 यानी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो ये इस 17 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लैंड एक्विजिशंस फॉर रेलवे प्रोजेक्ट्स फॉलो द। आप सभी को पता है कि रेलवे में जब नई रेल लाइन बनेगी तो इसके लिए लैंड का एक्विजिशन किया जाएगा। तो लैंड के एक्विजिशन के लिए बड़ा सिंपल है, लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत उसको फॉलो किया जाएगा। लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो संशोधित किया गया है वो 2013 में, इससे पहले 1894 में था लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो इसका आंसर जो हो गया लैंड एक्विजिशन एक्ट। अभी 19 नंबर में है कि एन एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट प्रिलिमिनरी सर्व्स टू। अभी ये क्वेश्चन में जो मेन ये आज ऑब्जेक्टिव हो या जो 20 नंबर के क्वेश्चन होता है आप लोगों को जो पूछा जाएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एस्टीमेट कितने टाइप का होता है। यह 2A वाले के लिए बहुत ही जानना जरूरी है। तो एस्टीमेट जो है 7 प्रकार का होता है। उसमें जो मेन बातें आती है कि एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ली जाती है। जो एस्टीमेट है वो इंजीनियरिंग कोड के चैप्टर 7 में है। 7 में सभी एस्टीमेट के बारे में है। तो इसमें जो पहला एस्टीमेट होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट कहा जाता है। उसके बाद डिटेल एस्टीमेट बनता है। उसके बाद सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनता है।
उसके बाद रिवाइज एस्टीमेट बनता है, उसके बाद प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट और एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, वो दोनों एक ही है। एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट जो है सो ओपन लाइन के लिए है, प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट न्यू लाइन के लिए है। और कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट जैसे ओपन लाइन के लिए डिटेल एस्टीमेट होता है, इसी तरह न्यू लाइन के लिए कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट होता है। और उसके बाद कंप्लीशन एस्टीमेट है, उसको बोलते हैं हिंदी में समापन प्राकलन। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो आता है कि एस्टीमेट एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट क्यों लिया जाता है, तो ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो इसका जो आंसर होगा ऑब्टेन, ये बार बार हर पेपर में आता ही है, मतलब जहाँ जहाँ भी 2A का पेपर होगा सभी जगह आता है। हमारे जितने भी वीडियो हैं तो आप देखिएगा तो सभी में इस तरह के क्वेश्चन आते रहता है। तो यही जो मेन चीज़ है कि आप अगर लगातार क्वेश्चन को देखते हैं, लगातार वीडियो को देखते हैं, तो एक ही वीडियो से और दूसरे जब क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो आसान हो जाती है करना, और मतलब क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द ही रहता है। तो मेन जो है एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट में ली जाती है। हालांकि यहाँ पर यह भी है कि टेक्निकल सैंक्शन डिटेल एस्टीमेट में ली जाती है। रिवाइज्ड एस्टीमेट तब बना जाएगा जब कॉस्ट जो है 10% से एबव हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कोई नया काम ऐड करना होगा तो, और कंप्लीशन एस्टीमेट को स्टॉक टेकिंग एस्टीमेट भी कहा जाता है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया बी नंबर। 20 नंबर में है कि इन रेलवे अकाउंट्स चार्ज ऑफ स्टोर टिपिकली इंक्लूड। चार्ज ऑफ स्टोर ऐसे स्टोर कहा जाता है जो कंज्यूमेबल है, जो लगातार यूज होता है, तो उसको कहते हैं चार्ज स्टोर। चार्ज स्टोर एक तरह से इम्प्रेस्ड स्टोर का भी रहता है कि जो यूज करते रहा, लगातार होते रहा, तो इसको कंज्यूमेबल कहा जाता है। अभी 21 नंबर में क्वेश्चन है कि GM कैन अप्रूव प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अप टू। तो हम लोगों ने अभी इसी क्वेश्चन के बारे में बताया, लॉ बुक और पिंक बुक। तो GM 50 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को अप्रूव कर सकते हैं और जिसको लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क में शामिल किया जाएगा लॉ बुक में। और 50 करोड़ से एबव काम जो होगा वो रेलवे बोर्ड के पावर में है और वो पिंक बुक में शामिल किया जाता है। हम लोग को इतना ही जानना है, लॉ बुक में 50 करोड़ तक का और पिंक बुक में 50 करोड़ से एबव, ये दो बुक होता है। और जिसमें मतलब वर्क्स के डिटेल्स के बारे में, उसके बजट के बारे में, हाँ कि ये वर्क सैंक्शन हो गया और इसके ये इतने रुपये इस साल दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि जब भी उसका बिल पासिंग होगा या कोई भी काम होगा तो बजट देख के उसमें से उसका किया जाता है। 22 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि डिटेल एस्टीमेट इन प्रोजेक्ट आर रिक्वायर्ड फॉर। अभी आप ये देख लीजिए कि अगर एस्टीमेट के बारे में ही जानते हैं तो कितने सारे क्वेश्चन का आंसर आराम से दिया जा सकता है। अभी 19 नंबर में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, 21 में लगभग उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और 22 नंबर में आ गया कि डिटेल एस्टीमेट जो तैयार की जाती है वो किया जाता है टेक्निकल सैंक्शन के लिए। अगर इसका पैरा देखा जाए तो जो इसका पैरा है वो पैरा नंबर 703 है। अगर वैसे ये पैरा नंबर पूछता नहीं है 2A के पेपर में, 3 उड़ी में पूछ दे तो अलग बात है। 703 में डिटेल एस्टीमेट है। डिटेल एस्टीमेट जो है टेक्निकल सैंक्शन के लिए बनाया जाता है। ऑन रिसिप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टू प्रोजेक्ट और स्कीम अदर देन दैट फॉर विच कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट इन फॉर्म E553 is prepared and conveyed through the sanction to the abstract estimate relating thereto. Detailed estimate for various works should be prepared and submitted for technical sanction of the competent authority. तो जो एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट है उसको उसका ऐसे हिंदी में नाम कहा जाता है संक्षिप्त प्राकलन। तो किसी भी एस्टीमेट का संक्षिप्त में एक बना दिया गया कि इतना खर्च आएगा, पर डिटेल एस्टीमेट में ऐसा नहीं होगा। इसको जो तैयार किया जाएगा इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन सफिशिएंट डिटेल to enable the competent authority to make sure that the abstract estimate sanctioned by a higher authority is not likely to be exceeded.
जो डिटेल एस्टिमेट जो है ऐसे तैयार किया जाता है ताकि जो सक्षम प्राधिकारी को विश्वास हो जाए कि जो स्वीकृत संक्षिप्त प्राक्कलन की राशि है, जो एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट में जो एक संभावना व्यक्त की गई थी किसी काम के बारे में कि इतना खर्चा होना है, उससे ज़्यादा ना हो, मतलब एक ध्यान रखा जाता है ये सब तैयार करने में, ये सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है। आप लोग इसके इस तरह शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हैं। नो वर्क इंक्लूडेड इन एन एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट शुड बी commenced till a detailed estimate for the same is prepared and sanctioned and adequate funds are allotted by the competent authority। संक्षिप्त प्राक्कलन में सम्मिलित किसी निर्माण कार्य पर तब तक काम नहीं शुरू किया जाना चाहिए जब तक कि उसका ब्यूरोवार प्राक्कलन तैयार और स्वीकृत न हो जाए और समुचित निधि का आवंटन सक्षम प्राधिकारी के द्वारा न कर दिया जाए। तो डिटेल एस्टिमेट के बिना सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट के आधार पर कोई काम शुरू नहीं किया जाएगा। ये सब ओपन लैंड के लिए होता है। द डिटेल एस्टिमेट ऑफ एन ओपन लैंड वर्क विल बी कंप्राइजेज, उसमें क्या क्या होता है, एक स्टेटमेंट शोइंग डिटेल ऑफ एस्टिमेट कोस्ट, और दूसरा एन आउटर सीट गिविंग द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कोस्ट ऑफ वर्क, द रिपोर्ट, द फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन एंड द एलोकेशन। तो ये रहा आपका डिटेल्ड एस्टिमेट। एब्स्ट्रैक्ट और डिटेल्स लगभग जान गए। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि द कॉस्ट ऑफ सर्वे और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस टू एग्जामिन द feasibility and prospect of new land construction and other project is initially charged to। तो इस क्वेश्चन के बारे में अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो डिमांड नंबर 2 में द कॉस्ट ऑफ सर्वे फॉर न्यू लैंड इज क्लासिफाइड, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेज होता है। इसी पे हमने बताया भाई था कि इसके जो खर्चे हैं वो डिमांड नंबर 2 में होता है, और यही क्वेश्चन इसी पेपर में, एक ही पेपर में पूछ दिया। तो यही जानना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, 2A का पेपर तो समझिए एकदम एकदम वीडियो देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए, सब आसान है, इतना ही पढ़िए, पास पास, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो जो सर्वे का खर्चा है वो डिमांड नंबर 2 में होगा। डिमांड नंबर 2 का नाम है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और इसका मेजर हेड है 3001। 3001 का जो नाम है इंडियन रेलवे पॉलिसी डायरेक्शन रिसर्च। Once project is approved and included in the pink book, the amount is transferred from demand number 2 to the demand number 16। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, द चार्ज ऑफ सर्वे आर मोस्टली मेड अप द, मतलब सर्वे के चार्ज में मोस्टली क्या क्या होता है, तो पे एंड अलाउंसेज ऑफ द स्टाफ, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ कैंप ऑफिस एंड अदर एक्सपेंडिचर ऑन मैथमेटिकल और अदर इंस्ट्रूमेंट। तो ये सभी हो गया, ऑल ऑफ द एबव। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि ऑल प्रपोजल फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ न्यू वर्क और एसेट शुड बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द ऑथोरिटी competent to sanction them before any expenditure or liabilities incurred thereon are prepared and presented in the form which are also subject to scrutiny by finance। उसको क्या बोलते हैं, जितने भी प्रपोजल हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन को हो या परचेज ऑफ न्यू वर्क्स या एसेट्स हो, उसको स्क्रूटनाइज करके, किसके द्वारा, बाय द अथॉरिटी, कंपिटेंट जो हैं उनके द्वारा करके, और फिर सैंक्शन किया जाता है। They before any expenditure or liability is incurred thereon are prepared and presented in the form। तो उसको बोलते हैं एस्टिमेट। क्या बात है, एस्टिमेट एस्टिमेट चल रहा है, इसको बोलते हैं एस्टिमेट। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि अ कंप्लीशन एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इन सुपरसेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट विद पार्टिकुलर्स ऑफ वर्क। जो कंप्लीशन एस्टिमेट है वो तैयार की जाती है कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट के सुपरसेशन में विद पार्टिकुलर ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ सैंक्शन एस्टिमेट
and the actual expenditure on all works up to the date of construction estimate. दूसरा ऑप्शन है कमिटमेंट ऑन द डेट एंड एंटिसिपेटेड फर्दर आउटले. तीसरा है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन द सैंक्शन एस्टिमेट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट. और चौथा नंबर का है ऑल ऑफ द एबव. तो कहने का मतलब यह है कि जो कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट है वो जो तैयार किया जाता है तो उसमें क्या होता है, तो ये जितने भी कुछ आंसर है ना वो सब होता है. क्या सब होता है? जो कंप्लीशन एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इन, जब आप कंप्लीशन एस्टिमेट देखिएगा और उसका जो पैरा नंबर है कंप्लीशन एस्टिमेट का 713, तो कंप्लीशन एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इन सुपर सेशन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट एज प्रोवाइड. जो पैराग्राफ 1701 में है, मतलब कंप्लीशन कंस्ट्रक्शन जो तैयार की जाती है, इट शुड शो इन अ टेबुलर फॉर्म. और उसमें क्या क्या होता है? निर्माण प्राकलन का अधिक्रमण करते हुए एक समापन प्राकलन तैयार किया जाता है. तो उसमें क्या क्या होता है? तो एक होता है अमाउंट ऑफ सैंक्शन एस्टिमेट, एस्टिमेट में कितना अमाउंट सैंक्शन किया गया. दूसरा एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल वर्क्स अप टू द डेट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट, जब कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट तक, उस निर्माण प्राकलन की तारीख तक सभी निर्माण कार्य पर वास्तविक खर्चा. कमिटमेंट ऑन दैट डेट, उस तारीख तक कितना बचा हुआ पैसा है. इसके अलावा एंटिसिपेटेड फर्दर आउटले, आगे क्या खर्चा होने की संभावना है. उसके बाद टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल कितने खर्चे हैं. एंड डिफरेंस बिटवीन द सैंक्शन एस्टिमेट एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट. एस्टिमेट के बारे में जो हिंदी वर्जन के विद्यार्थी हैं उनको मैं इसमें लिंक दे दूंगा एस्टिमेट का, मैं अपने ब्लॉग का, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से. तो इस तरह जो है सो समापन प्राकलन तैयार की जाती है. समापन कंप्लीशन एस्टिमेट को और क्या कहा जाता है? स्टॉक टेकिंग एस्टिमेट भी कहा जाता है. 27 नंबर का क्वेश्चन है द अमाउंट कलेक्टेड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर लाइसेंसिंग ऑफ लैंड. जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है जो अमाउंट कलेक्ट करते हैं लैंड लाइसेंसिंग के रूप में टू एनी प्राइवेट पार्टी फॉर द पर्पस कनेक्टेड विद वर्किंग ऑफ रेलवे इज नॉन, उसको बोलते हैं लैंड लाइसेंस फी. डिपार्टमेंटल चार्ज, जब डिपॉजिट वर्क के लिए जो काम किया जाता है, डिपॉजिट वर्क, जब डिपॉजिट वर्क किसी प्राइवेट पार्टी के लिए, किसी गवर्नमेंट, दूसरे गवर्नमेंट के लिए जब रेलवे काम करती है तो उसको डिपॉजिट वर्क कहा जाता है. और डिपॉजिट वर्क में डिपार्टमेंटल चार्ज लगाया जाता है. तो सी नंबर का ऑप्शन ऐसे नहीं होगा. 28 नंबर का क्वेश्चन है वर्क्स विच आर कंसिडर्ड टू बी अर्जेंटली नेसेसरी टू सेफगार्ड लाइफ. ऐसा काम जो अर्जेंट है, नेसेसरी है, जिससे जीवन को बचाया जा सकता है या प्रॉपर्टी को बचाया जा सकता है. 4 और टू रिपेयर डैमेज टू द लाइन, या लाइन के जो लाइन डैमेज हो गया उसका रिपेयर करना है. डैमेज टू द लाइन कॉज्ड बाय, किस कारण हो गया? तो फ्लड के कारण, एक्सीडेंट के कारण, और अदर अनफोर्सिन कंटीजेंसी, या किसी और दूसरे चीजों के कारण. तो सो एज टू रीस्टोर और मेंटेन थ्रू कम्युनिकेशन कैन बी स्टार्टेड विदाउट एनी सैंक्शन अंडर डिटेल एस्टिमेट. तो उसको बोलते हैं, वो जो काम होता है वो अर्जेंसी सर्टिफिकेट के जरिए होता है. अर्जेंसी सर्टिफिकेट जो है वो जो बनाया जाता है उसका फॉर्म संख्या 1104 है. 1104 ई में तैयार की जाती है. और अर्जेंसी सर्टिफिकेट के बारे में जो है 1103 में पैरा नंबर, इंजीनियरिंग कोड के पैरा नंबर 1103 ई ऐसा है जो बहुत ही अर्जेंट टाइप का काम है, जो जिसमें जान माल की क्षति है. वर्क्स विच आर कंसीडर्ड टू बी अर्जेंटली नेसेसरी टू सेफ गार्ड लाइफ, ऐसे कार्य जिन्हें जान अथवा माल की सुरक्षा के लिए
अथवा बाढ़ दुर्घटना या अन्य अप्रत्याशित आकस्मिकता के कारण लाइन को हुई क्षति की मरम्मत के लिए तत्काल अथवा आवश्यक समझा जाए ताकि सीधी संचार सेवा को पुनः चालू किया जा सके या बनाए रखा जा सके, तो उसके लिए जो काम किया जाता है वो जो काम तत्कालिकता प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है, वर्क स्टार्टेड ऑन अर्जेंसी सर्टिफिकेट के आधार पर। अब कहने का मतलब ऐसे क्यों करते हैं, कोई भी काम है रेलवे में नॉर्मली टेंडर के द्वारा किया जाता है, और अगर इस तरह का अगर कोई काम है तो टेंडर निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए अर्जेंसी सर्टिफिकेट के जरिए काम किया जाता है। तो इसके रिगार्ड क्या होता है कि मंडल के जो इंजीनियर होते हैं, मतलब डिविजन्स के जो इंजीनियर्स होते हैं, उनको ऑथराइज किया गया है द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क बट शुड एट वंस सबमिट थ्रू यूजुअल चैनल और रिपोर्ट टू द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू गिव एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टू द वर्क एंड टू अलॉट द रिक्वायर्ड फंड। तो जो भी डिवीजन के इंजीनियर है वो क्या करते हैं कि अपने जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे अनुमोदन लेके और जितने भी फंड की आवश्यकता है उसको स्वीकृत करवा के उसको जल्दी से जल्दी काम करवाते हैं। द रिपोर्ट, और वो जो रिपोर्ट जो तैयार की जाती है उसको बोलते हैं अर्जेंसी सर्टिफिकेट या अर्जेंसी रिपोर्ट कहा जाता है, और जिसमें रहता है कि एक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क, कार्य का विवरण, द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, उसके प्रारंभ होने की तिथि, द सर्कमस्टांसेज विच ब्रिंग द वर्क विद इन दिस कैटेगरी, परिस्थितियां जिसके कारण इस कार्य को इस कोटि में लाया गया अर्जेंसी के रूप में। चौथा, द मैक्सिमम प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द वर्क विद एन इनक्लोजर कंटेनिंग एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कैलकुलेशन, और कार्य की अधिकतम संभाव्य लागत और उसके साथ एक अनुसंलग्न जिसमें परिक्रमों का सार संक्षिप्त दिया गया हो, और द डेट बाय विच अ डिटेल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट विल बी सबमिटेड, और लागत का ब्यौरेवार प्राकलन किस तारीख तक प्रस्तुत किया जाएगा। तो जो भी इंजीनियर्स होते हैं वो उनको भेजना चाहिए टाइम से, और एक कॉपी जो है अकाउंट ऑफिस को भेजा जाता है। तो अर्जेंसी सर्टिफिकेट के ऊपर शॉर्ट नोट्स वगैरह आते रहता है, तो मैं इसका लिंक भी आप लोगों को ब्लॉग में डाल दूँ, ये वीडियो में डाल दूंगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अर्जेंसी सर्टिफिकेट वाला। अब जो अगला क्वेश्चन है कि 29 नंबर, व्हेन टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा लोग, हैव अ कॉमन इंटेंशन, जिसका कॉमन इंटेंशन है, communicated to each other to create some obligation between them, there is said to be an agreement, and agreement enforceable by law, और उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया इसको क्या है, ये रट्टा मार है, एक बार पढ़ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं। इसमें कोई तार्किक बातें नहीं है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है कि दो और दो लोगों के बीच कोई जो सेम इंटेंशन है और जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है 30, द डैश इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच ओनली यूनिट रेट और प्राइस फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क और मटेरियल आर एग्रीड ओपन। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ओनली रेट फिक्स हो विभिन्न प्रकार के वर्क या मटेरियल के लिए, विदाउट रेफरेंस एदर टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क, कितना काम करवाया जाएगा या कितना मटेरियल सप्लाई किया जाएगा, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट। पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट को रेट कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। तो भैया ये जैसे टेंडर होता है, तो टेंडर 3 प्रकार का होता है, ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर और सिंगल टेंडर। और इसी तरह ये जो है कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट जो है ठेका, हिंदी में उसको बोलते हैं ठेका, और यह आपको इंजीनियरिंग कोड के पैरा मतलब चैप्टर 12 में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। तो जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है उसके जो फॉर्म है, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म, एक होता है लम सम कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट और पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट। सम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, यह पैरा जो है पैरा 1205 ई में है।
तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि द लमसम कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट under which the contractor engaged to carry out a work or effect supply as specified and within a given period for a fixed total sum. एक मुश्त ठेका वह ठेका है जिसके अंतर्गत ठेकेदार यथा विनिर्दिष्ट निर्माण कार्य, मतलब जो भी काम फिक्स किया गया है या जो भी सामान की सप्लाई सुनिश्चित की गई है उसको फिक्स टाइम में और फिक्स अमाउंट के लिए करता है, और उस धनराशि का प्राप्त होना इस बात पर निर्भर करेगा कि वो निर्माण कार्य या सामान की सप्लाई जो निर्धारित किया गया था ठीक समय से पूरा कर दिया। भले ही उसे पूरा करने में चाहे उसको कितनी भी प्रकार का खर्चा और सप्लाई हो, उससे रेलवे को कोई मतलब नहीं है। तो एक निश्चित समय में, तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक निश्चित समय और निश्चित अमाउंट के लिए इतना समय है, इतना दिन में, इतने रुपये में ये काम कर देना है आपको, तो उसको बोला जाता है लम सम कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके बाद आता है शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट। शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द कॉन्ट्रैक्टर इंगेज टू कैरी आउट अ वर्क और इफेक्ट सप्लाई एज स्पेसिफाइड एंड विद इन अ गिवन पीरियड एट फिक्स यूनिट रेट और प्राइस फॉर ईच ऑफ द वेरियस आइटम comprising such work or supply. The sum he is to receive depending on the actual quantity and kinds of work done or material supply in completing the work or supply to a specification and time. शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट में जो लमसम कॉन्ट्रैक्ट था उसमें क्या था, समय फिक्स था और अमाउंट फिक्स था। पर शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, समय तो फिक्स है ही, पर एक काम का यूनिट भी फिक्स है। इस काम का 1 रुपया दूंगा, जितना भी काम कराना होगा, तो इसको कहा जाता है शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट। तो फिक्स यूनिट रेट। और जो पीस मतलब अनुसूचित ठेका ऐसा ठेका है जिसके अंतर्गत ठेकेदार यथा विनिर्दिष्ट निर्माण कार्य या सामान की सप्लाई एक निश्चित अवधि में और उस कार्य सप्लाई की विभिन्न मदों में से प्रत्येक के लिए नियत यूनिट दरों या कीमतों पर करता है या कराता है, और उससे जो धनराशि प्राप्त होनी है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि भैया इसने समय से और जो भी काम दिया गया था वो कर दिया गया है। ये तो ठीक ही है। अब ये जो इसका क्वेश्चन था कि भाई पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं फुटकर ठेका। दिस मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच ओनली यूनिट रेट और प्राइसेज फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क और मटेरियल आर एग्रीड ओपन विदाउट रेफरेंस either to the total quantity of work to be done or material supply or to the quantity of work to be done or material supply within a given period. पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट में ओनली रेट फिक्स होगा कि एक काम का इतना रुपया दूंगा। अब उसमें कितना मटेरियल मंगाना है, कितने समय में मंगाना है, ये सब कोई भी चीज फिक्स नहीं रहता, उसको बोला जाता है पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट। इसका अर्थ है वह ठेका जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य या सामान की केवल यूनिट दरों और कीमतों के बारे में करार किया जाता है, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया जाता कि कुल कितना निर्माण कार्य या सामान की सप्लाई किया जाना है या कितनी अवधि में किया जाना है, तो उसको बोलते हैं फुटकर ठेका। उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों ठेके के बारे में पता चल गया होगा। लमसम कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं एक मुश्त ठेका, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें होता है अनुसूचित ठेका, और पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं फुटकर ठेका। चलिए 31 नंबर में है द बेसिक प्रिंसिपल्स टू बी केप्ट इन व्यू बाय दोज हु आर ऑथराइज्ड टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट आर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रिसाइज एंड डेफिनिट एंड देयर शुड बी नो रूम फॉर ambiguity or misconception and matters to be agreed upon. What is the contractor या रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू बी डू एंड वांट विद टर्म, ये सब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म है। द टर्म ऑफ पेमेंट कंडीशन, टर्म ऑन विच वेरिएशन एंड मॉडिफिकेशन टू बी डेल्ट। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द एबव। अभी है अनलेस
it is specified are to be paid by the contractor in token for the due fulfillment of contract. तो उसके लिए जो पैसा ली जाती है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पहले कॉन्ट्रैक्ट में भाग लेने के लिए जो पेमेंट लिया जाता है उसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी। और जब जैसे 10, 5 या जो भी कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट में भाग लिया तो सभी से सिक्योरिटी मनी ली जाएगी। सिक्योरिटी मनी लेने के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट निकाला जाएगा। जो सबसे लोएस्ट बीडर होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों जाता है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के जो आवश्यकता है उसको वो फुलफिलमेंट करे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए। और बाकी लोगों को अर्नेस्ट मनी जो है सो वापस कर दी जाती है। और जो जिसको टेंडर मिला और उसको जो अर्नेस्ट मनी लिया गया उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट में कन्वर्ट करके जो भी पैसा बचेगा उसको ले लिया जाता है। चलिए ये हो गया। अभी 33 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स है 16 मार्क के। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला नंबर है कि द साइडिंग रजिस्टर मेंटेन इन द जुरिडिक्शन ऑफ पीवे ऑफिशियल्स एंड द, कौन सा चार्ज लगेगा? साइडिंग रजिस्टर को साइडिंग चार्ज लिया जाता है। आर कलेक्टेड इंक्लूडिंग वेदर एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ साइडिंग और ड्यूरिंग द ईयर फॉर परफॉर्मिंग द क्लेम। एक साइडिंग चार्ज ली जाती है, उसको साइडिंग रजिस्टर में लिखा जाता है। दूसरा नंबर है इट इज चेक्ड टू सी द व्हाइल एक्सटेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रीजन फॉर एक्सटेंशन विदाउट पेनल्टी आर ड्यूटी ड्यू टू रेलवे अकाउंट क्लॉज 70M GCC में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड जो है सो बढ़ाया जाएगा विदाउट पेनल्टी। तो उसको जो किया जाएगा वो 70 क्लॉज में है, रेलवे अकाउंट क्लॉज में। तीसरा नंबर में है कि अ ब्लास्ट रजिस्टर इज टेस्ट चेक विद द एग्रीमेंट सप्लाई मेड एंड द मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक के बारे में हम लोग देखे ही थे इसी क्वेश्चन में। चौथा नंबर में है कि द डैश रजिस्टर शुड कंटेन डिटेल्स ऑफ ऑल बिल्डिंग। तो एसेट रजिस्टर में सभी बिल्डिंग्स के बारे में रहता है। एसेट रजिस्टर भी इसी क्वेश्चन में देखे थे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डैश डिपार्टमेंट इज टू सी दैट लैंड यूज इज ऑप्टिमाइज एंड प्रॉपरली डॉक्यूमेंट। ये कौन से डिपार्टमेंट का काम है? तो जो नया काम होता है सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है। 7 नंबर का क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर ऑन न्यू सर्वे इज इनिशियली चार्ज टू। बस देखिए वो फिर क्वेश्चन आ गया, तो उसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कहा जाता है डिमांड नंबर 2 में। 7 नंबर में है वर्क में ओनली बिगेन आफ्टर अ डैश एस्टिमेट हैज बीन सैंक्शन एंड द रिक्वेस्ट फंड अलॉटेड। डिटेल एस्टिमेट हैज बीन सैंक्शन। वर्क जो है इसके बिना शुरू नहीं हो सकता है, ये इसके बारे में बोले ही तभी चर्चा किए थे। 8 नंबर में कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरिंग स्पेशलाइज वर्क कैन बी अप्रूव्ड बाय द GM फुल पावर। PHOD को भी पावर होते हैं 20 लाख तक। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स था वो पहले जो हम लोग पढ़े थे उसी में से ये सब आ गया। और ये देखिए 20 मार्क्स के 5 शॉर्ट नोट है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट के बारे में बोलता है लिखने के लिए, हम लोग ऑलरेडी बोल दिए। सिंगल टेंडर के बारे में, कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में ऑलरेडी हमारे वीडियो में है और हमने वीडियो में लिंक भी डाल रखा है। प्राइस वेरिएशन क्लॉज, ऑपरेटिंग रेशियो, मटेरियल मॉडिफिकेशन, मेजरमेंट बुक। इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके बारे में हमने अपने वीडियो में चर्चा न की हो। तो ठीक है, इस तरह जो है वेस्टर्न रेलवे का जो ये एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन था ये हम लोगों ने देखा। दूसरे वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका जो पार्ट 1 है इसको इस वीडियो में लिंक कर देंगे। और आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए और एक एक वीडियो को ध्यान सुनिएगा तो अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप खुद ही आंसर दे दीजिएगा कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। कोई आंसर देने में त्रुटि हो जाए तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।